तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो स्टार्टिंग में पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेल पढ़ लिया था और सेल थ्योरी हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल हैं इनको हमने कंपेयर करना है, इनके दरमियान में कंपैरिजन हमने पढ़ना है। तो यहाँ पर पहले जनरल डायग्राम से हम देख लेते हैं, फिर इसको डिटेल में हम लिख के देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है, ये ऐसे सेल है। प्रोकैरियोटिक जो सेल है ये ये ऐसा सेल है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी इसके सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा। तो इसकी डायग्राम में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर सेंटर में कोई भी अंदर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक प्रॉपर सेंटर में एक राउंड बॉडी है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, यानी प्रिमिटिव टाइप का सेल होता है ये। और यूकैरियोटिक सेल जो है वो थोड़े एडवांस टाइप के सेल हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो कंपैरिजन हमने यहाँ करना है तो उसे हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो इसका न्यूक्लियस नहीं है, दोनों में। एक में न्यूक्लियस नहीं है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दूसरा, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं यूजुअली इनके पास एक आउटर कवरिंग पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कैप्सूल। तो इसके पास एक कैप्सूल प्रेजेंट है। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और यूकैरियोटिक सेल अगर एनिमल का होगा तो उसमें सेल वॉल नहीं होगी, और अगर प्लांट का होगा तो उसमें सेल वॉल मौजूद होगी। अब क्योंकि ये जो है हमारे पास एक एनिमल सेल बना हुआ है, एनिमल सेल है, तो यहाँ पर वो मौजूद नहीं होगी, आउटर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। तो ये कुछ कंपैरिजन वगैरह हैं, बाकी कंपैरिजन हम पहले लिख लेते हैं फिर उनको डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो हमने पढ़ना है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, तो इनके बारे में हमने यहाँ पढ़ना है। तो पहले हम देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो होता क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है ऐसा सेल है ऐसा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम कहते हैं न्यूक्लियस के ऊपर मौजूद कवरिंग को। तो यहाँ पर दरअसल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस के ऊपर पाई जाने वाली कवरिंग है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या उसे हम न्यूक्लियर एनवलप भी कहते हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी इसमें एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होगी। तो यानी जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, यानी जिस तरह अगर एक घर है उसमें एक रूम की अगर दीवारें नहीं है तो वो रूम रूम नहीं कहलाएगा, ओपन एरिया होगा। तो इसी तरह जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो यानी यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस, इनमें नो न्यूक्लियस, यानी इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इनके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। लेकिन इनका जेनेटिक मटेरियल किसी एक खास जगह पे मौजूद तो होगा, इनमें डीएनए आरएनए तो होगा। जिस जगह पे इनका जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में जिस जगह पे डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो इनमें एक रीजन है जो कहलाता है न्यूक्लियोइड, जहां पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। तो इट इज अ रीजन विच कंटेन जीनोम। वो रीजन रीजन कंटेन विच कंटेन जीनोम, जहां पर जीनोम होगा, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, उस रीजन को हम कहेंगे न्यूक्लियोइड। तो इनमें न्यूक्लियोइड होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा प्रोकैरियोटिक सेल में। दूसरे जो टाइप के सेल हैं वो हमने देखने हैं, वो है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, अच्छा पहले इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल जिनके पास पाया जाता है उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके पास, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन प्रोकैरियोटिक सेल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एक प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है, जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। वो कहलाते हैं प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनका सेल प्रोकैरियोटिक है, जिनके पास बिना न्यूक्लियस वाला सेल मौजूद है। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं।
जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है। बैक्टीरिया के पास एक सेल है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। सेम इसी तरह साइनोबैक्टीरिया यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, साइनोबैक्टीरिया, तो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया ये भी प्रोकैरियोट है। फिर जो आर्किया होते हैं, जो आर्कियंस होते हैं, जो प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया हैं, उनके पास भी सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी वो भी क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। तो ये सब जो है हमारे पास एग्जांपल्स हैं प्रोकैरियोट्स के। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास दूसरी टाइप के सेल हैं, एक तो फर्स्ट हमने देख लिया, एक प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, दूसरे कहलाते हैं यूकैरियोटिक सेल। सेकंड टाइप जो है वो कहलाती है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, फर्स्ट जो था वो है प्रोकैरियोटिक सेल। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल, दो टाइप है। तो यूकैरियोटिक सेल जो है ये वो सेल है विच कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसा वहां पर हम देखा था जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी। यूकैरियोटिक सेल वो हैं जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दे कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी यानी न्यूक्लियस के बाहर वाली आउटर कवरिंग प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो दे कंटेन न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट। और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कंटेन यूकैरियोटिक सेल, विच कंटेन यूकैरियोटिक सेल, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें यूकैरियोटिक सेल होगा, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स वो थे जिनके पास यूकैरियोट प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोट्स वो हैं जिनके पास यूकैरियोटिक सेल है यानी न्यूक्लियस वाला सेल है। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास है, जैसे कि एनिमल्स हैं, एनिमल सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। फिर एनिमल के अलावा प्लांट सेल हैं, वो भी यूकैरियोटिक होते हैं। फंजाई सेल भी, फंगल सेल, फंजाई का जो सेल है वो भी क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। तो ये तीनों क्या है, यूकैरियोट्स की एग्जांपल है। तो ऊपर हमने प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल लिखी और यहाँ पर यूकैरियोट्स की। तो दो टाइप के सेल हैं। अब दोनों का हमने ऑर्गेनिज्म देख लिया, अब इनका हम कंपैरिजन देखेंगे। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का हमने कंपैरिजन करना है, दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं डिफरेंट है, कौन सी सिमिलैरिटीज वगैरह पाई जाती हैं इनमें। तो यहाँ पर हमने करना है कंपैरिजन। जब हम दोनों का कंपैरिजन देखेंगे तो हम डिफरेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से, अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से इनका कंपैरिजन देखेंगे। जैसे फर्स्ट जो पहला पैरामीटर है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को यूजुअली जो है, न्यूक्लियस को कहा जाता है, न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि ये सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसके पास जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जीनोम पाया जाता है, उस जीनोम की वजह से ही सारी एक्टिविटी कंट्रोल होती है। तो इसीलिए न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। अब हमारे पास दो टाइप के सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट होगा। बट लेकिन इसमें एक रीजन होता है, बट न्यूक्लियस बट इट कंटेन, बट प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स, इसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोइड। इसमें एक रीजन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड वो रीजन है विच कंटेन जेनेटिक मटेरियल, ये वो रीजन होगा जहां पर जेनेटिक मटेरियल होगा। तो हमने ऊपर भी देखा था, जीनोम जिस जगह पे प्रेजेंट होगा उस जगह को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। तो इनमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट है। और ये जो न्यूक्लियस इनके पास प्रेजेंट है ये प्रॉपर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसकी दो मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होता है। तो इसके ऊपर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है।
इनके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये पहला पैरामीटर जो था न्यूक्लियस था, एक में प्रेजेंट है, दूसरे में एब्सेंट था। नेक्स्ट जो दूसरा पैरामीटर है जिसमें हम कंपेयर करने वाले हैं जिसकी बेसिस पे, वो है हमारे पास न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस जो है एक खास राउंड बॉडी होती है जो पाई जाती है न्यूक्लियस के अंदर, जो पाई जाती है न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। तो राउंड बॉडी, न्यूक्लियोलस इज अ राउंड बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। सही, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में। तो हमारे पास क्योंकि दो टाइप के सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं इनके पास क्योंकि न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है तो न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा। तो न्यूक्लियोलस इनमें क्या होगा, एब्सेंट होगा। न्यूक्लियोलस क्या होगा, एब्सेंट होगा। फिर जो दूसरी टाइप के सेल हैं यानी जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास कंपैरिजन था न्यूक्लियोलस की बेस पे कि एक में एब्सेंट है, दूसरे में क्या है, प्रेजेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो पैरामीटर है थर्ड, वो है हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म हम कहते हैं न्यूक्लियस के इनर रीजन को। न्यूक्लियस का जो इनर रीजन है, इनर पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस, इट इज द इनर पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस, इनर पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो इनर पोर्शन है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह के सेल के अंदर रीजन जो होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के सेल में, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं होगा। तो न्यूक्लियोप्लाज्म इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर का रीजन। नेक्स्ट जो है नंबर 4, वो है हमारे पास डीएनए की बेस पे। डीएनए यानी जीनोम। डीएनए जो है, डीएनए को हम जीनोम कह सकते हैं या डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। तो जो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल है, प्रेजेंट तो दोनों में है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी है और यूकैरियोटिक सेल में भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है। लेकिन ये डीएनए अलग अलग तरह का है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है। सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होगा, एक राउंड सा क्रोमोसोम होगा, सिंगल होगा, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है। सही, इनके पास प्लस इसके अलावा इनके पास एक एक्स्ट्रा राउंड डीएनए भी पाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। जैसे कि बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पाया जाता है, तो कुछ प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मिड भी होगा, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होगा। इसके बाद है जो यूकैरियोट्स हैं, इनके पास जो डीएनए है वो पाया जाता है डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम की फॉर्म में। जो हम आगे क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोसोम जो होगा वो डबल स्टैंडर्ड होगा। डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम होगा, उसमें दो क्रोमेटिड्स वगैरह होंगे, उसका स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे। तो इसमें डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम होता है, डीएनए दोनों में प्रेजेंट है यानी जेनेटिक मटेरियल। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, और यूकैरियोटिक सेल में डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट जो नंबर 5 पे है डिफरेंस, वो है हिस्टोन प्रोटीन की बेस पे। अब हिस्टोन एक ऐसा प्रोटीन है जो डीएनए को अपने अराउंड कॉइल करता है। जो डीएनए है, हमारे पास डीएनए होता है इस तरह का, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। तो जब हम आगे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो देखेंगे ये जो डीएनए है
डीएनए आगे जाके एक प्रोटीन के अराउंड कॉइल करा होगा इस तरह बार बार। ये जो इनके दरमियान में यहाँ पर इस तरह की कॉइलिंग करा होगा और इनके दरमियान में यहाँ प्रोटीन होगा। यहाँ पर जो प्रोटीन होगा डीएनए के सेंटर में वो कहलाता है हिस्टोन प्रोटीन। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये डीएनए की कॉइलिंग करवाता है। सही है, डीएनए की कॉइलिंग में हेल्प करता है। तो हिस्टोन प्रोटीन वो प्रोटीन है प्रोटीन जो क्या करता है, कॉइलिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की कॉइलिंग कराता है, डीएनए को अपने ऊपर रैप करता है। सही, तो वो हिस्टोन प्रोटीन वहां होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल में क्योंकि सिंगल सेलुलर डीएनए है तो उसमें ज्यादा कॉइलिंग वगैरह होती नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन विल बी एब्सेंट, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर नहीं होता, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा। और जो यूकैरियोटिक सेल हैं, यूकैरियोटिक सेल में इनमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा जो डीएनए को अपने अराउंड कॉइल करेगा। सही, तो एक हिस्टोन प्रोटीन की बेस पे डिफरेंस है, ये याद रखना है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है हमारे पास 6 जो है वो है जीनोम की लोकेशन। जीनोम लोकेशन यानी जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा, जीनोम लोकेशन के जीनोम की लोकेशन कहाँ है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट कहाँ है। प्रेजेंट तो दोनों में है। अब देखो क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, जो उसका अंदर का पूरा रीजन है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। और साइटोप्लाज्म में भी एक रीजन है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड, उस जगह पे होगा इसका जेनेटिक मटेरियल। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के पास जो जीनोम है ये प्रेजेंट होगा इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर की तरफ मौजूद होगा, न्यूक्लियस के अंदर की तरफ मौजूद होगा यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होगा जीनोम। तो जीनोम की लोकेशन हमने देख ली, दोनों में डिफरेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। नंबर 7 पे है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स वो ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, यानी ऊपर कवरिंग प्रेजेंट हो। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स का भी डिफरेंस देखने को मिलता है हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। यहाँ पर हमें मेम्ब्रेन बाउंड प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यहाँ पर एब्सेंट है, नहीं पाया जाता। इसके अलावा गोल्जी बॉडीज यहाँ पर नहीं होती, एब्सेंट है। फिर इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर एब्सेंट होगा। फिर इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी यहाँ क्या होगा, एब्सेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाया जाता। फिर इसके बाद है हमारे पास लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स लाइसोसोम्स भी एब्सेंट होंगे प्रोकैरियोटिक सेल में। फिर प्रोकैरियोटिक सेल में जो पेरोक्सीसोम्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, पेरोक्सीसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं, ये भी नहीं होते। इसके अलावा वैक्यूल्स नहीं होते, वैक्यूल्स जो स्टोरेज का काम करते हैं वो भी नहीं होते। ये सारे स्ट्रक्चर हैं जो ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। इसके अलावा हमारे पास साइटोस्केलेटन नहीं होता। मेनली जो साइटोस्केलेटन है, सेल का जो अंदर स्केलेटन होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट से मिलकर बना होता है साइटोस्केलेटन। तो प्रोकैरियोटिक सेल में यूजुअली साइटोस्केलेटन भी एब्सेंट होता है, साइटोस्केलेटन भी नहीं पाया जाता। अच्छा, यहाँ पर मेम्ब्रेन की एक फोल्डिंग पाई जाती है, यहाँ पर मेम्ब्रेन की एक इनफोल्डिंग होती है जो प्रोकैरियोट्स में हमें देखने को मिलती है, उस इनफोल्डिंग को हम कहते हैं मीसोसोम। तो यहाँ पे मीसोसोम्स होते हैं, मीसोसोम्स क्या है, जो प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन होगी वो अंदर की तरफ फोल्ड होगी। प्रोकैरियोटिक सेल है, ये सेल है,
सेल की ये जो मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ यूं फोल्ड होगी, ये जो अंदर की तरफ फोल्ड हुई है इस फोल्डिंग को हम कहते हैं मीजोसोम। यहाँ पर होगा सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का प्रोसेस। तो इनमें मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मीजोसोम्स प्रेजेंट है जहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जाएगा और उसे एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। सही, मीजोसोम के बारे में यहाँ लिख लेते हैं। मीजोसोम्स क्या है? जो मीजोसोम्स हैं, मीजोसोम्स इनर फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, जो उसकी इनर फोल्डिंग है उसे हम कहते हैं मीजोसोम। जहां पर एक प्रोसेस होगा जिस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन का प्रोसेस, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं जो नहीं प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ मेसोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। अब जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है इसमें तमाम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनेल है वो सारे यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, जैसे कि यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ और एक रफ। तो दोनों ही यहाँ प्रेजेंट होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे कोर्स में भी है, तो आगे हम इसे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है। तो यहाँ पर मीजोसोम्स नहीं होंगे यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है तो मीजोसोम नहीं होंगे। प्रोकैरियोट में हमने देखा था वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, इसीलिए मीजोसोम्स प्रेजेंट थे वहां पर। नेक्स्ट हमारे पास जो है गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज भी यहाँ प्रेजेंट होंगी, जिन्हें हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, क्योंकि सेल के अंदर पोस्ट ऑफिस वाला काम करती हैं, मतलब चीज़ों को एक जगह से रिसीव करके गोल्जी बॉडीज उनकी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग करती हैं और उसको फिर प्रॉपर जगह तक पहुंचाती हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक सेल में तो नहीं था, यूकैरियोटिक सेल में जो एनिमल के सेल होते हैं उनमें तो नहीं होगा, लेकिन जो प्लांट सेल होंगे तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा ये। तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा किसमें? प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होगा, क्योंकि ये ग्लूकोज का ब्रेक, ये ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाता है। अच्छा, इसके अलावा पेरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होंगे। लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट हैं, फिर पेरोक्सिसोम्स भी प्रेजेंट हैं, पेरोक्सिसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर साइटोस्केलेटन भी प्रेजेंट है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर साइटोस्केलेटन इज ऑल्सो प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पर मीजोसोम्स नहीं होंगे। जो हमने पीछे स्ट्रक्चर में देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम्स प्रेजेंट थे, यहाँ पर मीजोसोम्स नहीं होंगे, क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सारा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा, मीजोसोम्स की नीड नहीं होती यहाँ पर। तो ये हमने जो कंपैरिजन किया है नंबर 7 पे, वो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स के बेस पे। अब अगर गौर से देखो तो प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ यहाँ पर क्या है, मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स है, जिसे हम क्या कहते हैं, मीजोसोम्स, जहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा जो एंडो जो हमने देखा यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में हमारे पास सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनेल्स हैं, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स यहाँ पर प्रेजेंट थे। अच्छा, नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो हमारे पास है राइबोसोम्स। नंबर 8 पे है राइबोसोम्स।
तो राइबोसोम्स की बेसिस पे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है और एक यूकैरियोटिक सेल है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनके पास स्मॉल राइबोसोम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं 70S राइबोसोम्स, और जो यूकैरियोटिक सेल है इनके पास लार्ज राइबोसोम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं 80S राइबोसोम्स। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम प्रेजेंट है जिन्हें 70S राइबोसोम कहते हैं, इसके दो सब यूनिट है। एक जो सब यूनिट है इसका छोटा सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट, वो है 30S, और एक प्लस इसका लार्ज सब यूनिट है जो है 50S। तो 30S और 50S दोनों मिलकर 70S का राइबोसोम बनाते हैं। अभी हम इस पर बात करते हैं किस तरह से ये बनेंगे। फिर इसके अलावा जो यूकैरियोटिक हमने देखा, यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम है वो हमारे पास एक जो है इसका स्मॉलर सब यूनिट है वो है 40S, और जो लार्जर सब यूनिट है वो है 60S राइबोसोम, जिनके कॉम्बिनेशन से बनता है 80S राइबोसोम बनेगा, 80S राइबोसोम बनेगा। अच्छा, अब इनकी लोकेशन, जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं ये प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म में, सिर्फ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे, और यूकैरियोटिक सेल में ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम्स फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हम पढ़ेंगे आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम्स की लोकेशन ये होगी दो जगह पे। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है, अच्छा इनकी हम बात करते हैं। जो हमारे पास 70 और 80S राइबोसोम्स हैं। अब जो 70S राइबोसोम है, यहाँ पर जो एस है, यहाँ पर जो एस नजर आ रहा है, ये जो एस है इसे हम कहते हैं सेडबर्ग यूनिट, इसे स्वेडबर्ग यूनिट कहा जाता है, स्वेडबर्ग यूनिट। ये जो एस है यहाँ पर स्वेडबर्ग यूनिट है, यानी ये दरअसल सेडिमेंटेशन रेट को शो करता है। ये स्वेडबर्ग यूनिट जो है ये सेडिमेंटेशन रेट को शो करता है। कि देखो, जब हम राइबोसोम को एक टेस्ट ट्यूब में लेकर, राइबोसोम को, प्रोकैरियोट के राइबोसोम को टेस्ट ट्यूब में लेकर उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस है जिससे हम डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करके उसके सेडिमेंटेशन की फॉर्म में उसे रखते हैं। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को उसको उसके हम सेडिमेंटेशन करना चाहेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए, तो वो 70S के रेट से, यानी 70 स्वेडबर्ग यूनिट के रेट से, सेडिमेंटेशन के रेट से वो सेडिमेंटेशन होगी उसकी। तो जो प्रोकैरियोटिक है, सेडिमेंटेशन, ये जो ऐसे यहाँ पर ये सेडिमेंट यूनिट को शो करता है, सेडिमेंटेशन रेट को। तो अगर हम एक वो लेते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, हमने लिया प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, इसे हमने एक टेस्ट ट्यूब में रखा। टेस्ट ट्यूब में रख के हमने इसकी सेडिमेंटेशन फाइंड की कि किस पॉइंट पर आके ये सेडिमेंटेशन हो रही है, मतलब किस पॉइंट पर आके ये टेस्ट ट्यूब के अंदर सेटल डाउन हो रहा है। तो जो हमारे पास ये था प्रोकैरियोटिक राइबोसोम था, ये 70S पर आकर सेडिमेंटेशन इसकी हो जाती है, 70S के रेट से इसकी सेडिमेंटेशन हो जाती है। फिर हमने देखा कि जो 70S वाला है दरअसल इसके दो सब यूनिट है, जिसके ना दो सब यूनिट है, मतलब ये दो टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। एक इसका लार्ज सब यूनिट है, एक इसका स्मॉल सब यूनिट है। तो हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S के रेट से सेडिमेंटेशन उसकी हो रही है, लेकिन उसके एक लार्ज सब यूनिट है और एक इसका स्मॉल सब यूनिट है। फिर हमने दोनों को अलग अलग करके जो लार्ज और स्मॉल है इनको अलग अलग इनकी सेडिमेंटेशन करने की कोशिश की। तो अलग अलग जब हमने इसकी सेडिमेंटेशन की तो हमने देखा कि जो लार्ज वाला था वो 50S पे उसकी सेडिमेंटेशन हो रही थी 50S के रेट से, और स्मॉल वाली की 30S पे हो रही थी। तो यहाँ पर दरअसल दोनों को ऐड नहीं करना, मतलब दोनों की सेडिमेंटेशन रेट अलग अलग है, और दोनों को जोड़ने से जो ओवरऑल नेट सेडिमेंटेशन रेट बनता है वो बनता है 70S। तो यानी अगर टेस्ट ट्यूब लें, हमारे पास टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पर एक राइबोसोम रखा, तो कंप्लीट राइबोसोम जो है उसकी सेडिमेंटेशन जो है, उसकी कंप्लीट राइबोसोम की सेडिमेंटेशन यहाँ हो रही है किसी 70S के पॉइंट पे, और 70S की सेडिमेंटेशन रेट के हिसाब से हो रही है। और जो हमारे पास उसके दो यूनिट हैं, अलग अलग यूनिट अलग अलग लेवल पे हो रहे हैं, एक 50S पे हो रहा है और एक 30S पे हो रहा है, तो अलग अलग इसकी सेडिमेंटेशन रेट आ रहा है।
तो दोनों को मिला के 70s का सेडिमेंटेशन रेट बनेगा। तो ये एस यहाँ पर दरअसल साइज की बात नहीं हो रही, सेडिमेंटेशन रेट की बात हो रही है। इसी तरह जब हम यूकैरियोटिक सेल देखते हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम, तो यूकैरियोटिक राइबोसोम हमारे पास 80s के सेडिमेंटेशन रेट से उसकी सेडिमेंटेशन बनती है। इसके भी हमने देखा कि इसके भी दो सब यूनिट हैं, एक स्मॉल है और एक दूसरा लार्ज सब यूनिट है। लार्ज है और दूसरा क्या है, स्मॉल सब यूनिट है। तब हमने दोनों को अलग अलग सेडिमेंटेशन करवाई, तो पता चला लार्ज वाला 60s पे सेडिमेंटेशन हो रही है और स्मॉल वाले की 40s पे हो रही है। तो ओवरऑल दोनों को मिलाकर जब हम देखते हैं तो वो 80s पे हो रही है। तो ये दरअसल एस जो है सेडिमेंटेशन रेट है, किस चीज पे सेडिमेंटेशन होगी। तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम्स होते हैं जिसके दो सब यूनिट हैं। बस ये याद रखना कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं वो 70s राइबोसोम्स होते हैं जिसके दो सब यूनिट हैं, 30 और 50s। और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं और वो 80s राइबोसोम्स होते हैं जिसके दो सब यूनिट है, 40 और 60s सब यूनिट है। ये कहाँ होते हैं, प्रोकैरियोट वाले तो सिर्फ साइटोप्लाज्म में होंगे और यूकैरियोट वाले साइटोप्लाज्म में प्लस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे। कौन से वाले एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है सेल वॉल। अब जो सेल वॉल है, प्रोकैरियोटिक सेल में हमने देखा ऊपर बैक्टीरिया वगैरह में कि सेल वॉल जो होगी प्रेजेंट होती है। यूजुअली सेल वॉल क्या होगी, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग। और ये सेल वॉल जो है ज़्यादातर बैक्टीरिया वगैरह में मिलके बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से। पेप्टाइडोग्लाइकन जो एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मिक्सचर से बनता है, इसे हम म्यूरिन भी कहते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन को ही म्यूरिन भी कहा जाता है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मिक्सचर से मिलके बनी होती है इसकी प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल। इसमें क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगे यानी अमाइनो एसिड्स होंगे, प्लस यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, कार्ब्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है जो हमारे पास म्यूरिन है या पेप्टाइडोग्लाइकन है। जो यूकेरियोट्स हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल वगैरह की बात कर रहे हैं, जो यूकेरियोटिक सेल है इनके पास यूजुअली, एनिमल सेल के पास तो सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होगी लेकिन प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी। तो यूकेरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती भी है और एब्सेंट भी होती है, डिपेंड करता है कौन सी टाइप का सेल है। तो प्लांट्स के सेल में, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी, एंड फंगल सेल में जो फंजाई का सेल होता है, फंजाई के सेल में, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, एनिमल वाले में नहीं होगी। लेकिन इन दोनों की कंपोजिशन अलग अलग है। जो प्लांट की सेल वॉल है वो मेनली मिलकर बनी होती है सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज से। और फंजाई की सेल वॉल मिलकर बनी होती है काइटिन से। ये दोनों ही पॉलीसेकेराइड्स हैं, यानी बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं मॉलिक्यूल। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है नंबर नंबर 10। तो नेक्स्ट जो पैरामीटर है नंबर 10, वो है हमारे पास कैप्सूल। अब कैप्सूल हम कहते हैं आउटर मोस्ट जेलेटिन से बनी हुई एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर जेलेटिनस लेयर, आउटर जेलेटिनस लेयर। अब ये बैक्टीरिया में तो प्रेजेंट होती है, यानी प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में नहीं पाई जाती। यूकैरियोट्स में बस जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो कैप्सूल जो होगा प्रेजेंट होगा, लेकिन हर एक में नहीं, प्रेजेंट इन सम प्रोकैरियोट्स, कुछ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा, कुछ बैक्टीरिया में होता है। सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैप्सूल वाले नहीं होते, लेकिन यूकैरियोट्स जितने भी हैं उन सब में कैप्सूल एब्सेंट होगा, कैप्सूल नहीं पाया जाता। तो ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास 11, वो कहलाते हैं पिलाए। अब पिलाए
जो हैं ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो आउटर बॉडी में पाई जाती हैं। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, बाल की तरह की छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं जो सेल में मूवमेंट वगैरह करवाती हैं। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। अब ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं प्रोकैरियोटिक सेल में तो प्रेजेंट होती हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल है बैक्टीरिया वगैरह उनमें तो ये पिलाए प्रेजेंट होती हैं जिनसे बैक्टीरिया मूव कर रहा होता है। लेकिन यूकेरियोट्स में ये एब्सेंट होती हैं। यूकेरियोटिक सेल में पिलाई नहीं पाई जाती मूवमेंट वगैरह के लिए। इसके बाद है नंबर 12 पे फ्लैजिलम या फ्लैजिला। अब फ्लैजिला जो है ये एक टेल लाइक प्रोजेक्शन होता है, थोड़ा थिक होगा, पिलाए स्मॉल होते हैं। ये जो है टेल लाइक स्ट्रक्चर है, टेल लाइक। एक टेल लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होगा जिससे बैक्टीरिया मूवमेंट करते हैं। तो फ्लैजिला इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड एब्सेंट इन यूकेरियोट्स। यूकेरियोटिक सेल में यूजुअली जो होगा ये नहीं पाया जाता, यानी फ्लैजिला नहीं पाया जाता। लेकिन सम सेल्स में, कुछ सेल में सम कंडीशन में प्रेजेंट होता है। यानी हम यहाँ लिख देते हैं बट प्रेजेंट इन, बट प्रेजेंट इन स्पर्म सेल्स। जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिन्हें हम स्पर्म सेल्स कहते हैं, उनके पास जो फ्लैजिला पाया जाता है जिससे वो फ्लोटिंग करते हैं, मूवमेंट करते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास फ्लैजिला है स्पर्म सेल में, ये मिलके बना होता है एक प्रोटीन से जिसे हम कहते हैं डायनिन। तो एक प्रोटीन से मिलके बना होता है जिसे कहा जाता है डायनिन प्रोटीन। और जो नॉर्मली जो बैक्टीरिया वगैरह में जो फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है वो एक प्रोटीन से मिलके बना होता है जिसे हम कहते हैं फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन प्रोटीन, फ्लैजिलिन। तो फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो फ्लैजिला किससे मिलकर बने होते हैं? फ्लैजिलिन प्रोटीन से। और स्पर्म सेल में जो फ्लैजिला होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? डायनिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट है नंबर 13, वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है? क्या वो अकेला सर्वाइव करता है या दूसरे सेल के साथ मिलकर रहता है? तो यूजुअली जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा अकेला ही होता है, यानी ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है इसकी। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनकी बॉडी एक सेल से ही मिलकर बनी होती है। और जो यूकैरियोट्स हैं जिनके पास प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस वाला जो सेल होता है, ये प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस वाला जो सेल है ये यूनिसेलुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी होते हैं एंड मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर दोनों तरह के यूकैरियोट्स हो सकते हैं। जैसे कि अमीबा वगैरह है, तो अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, लेकिन न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा लेकिन वो है यूनिसेलुलर। और जो एनिमल और प्लांट है, एनिमल एंड प्लांट है, वो हमारे पास मल्टी सेलुलर होंगे। तो यूकैरियोट एंड जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोटिक सेल है, वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों ऑर्गेनिजम्स में पाया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 14, 14 पे है सेल डिवीजन। अब जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें जो सेल डिवीजन होती है यूजुअली वो होती है बाइनरी फिजन के जरिए। बाइनरी फिजन का मतलब होता है एक सिंगल सेल है, वो सिंगल सेल अपना जेनेटिक मटेरियल की कॉपी करेगा, फिर इसके बाद वो दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, तो एक से दो सेल बन जाएंगे, इस तरह से डिवाइड होते रहते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल है इनमें जो सेल डिवीजन होती है वो होती है माइटोसिस, एक प्रॉपर मैकेनिज्म जिससे एक सिंगल पेरेंट सेल दो सेल में डिवाइड होता है। और इसके अलावा एक प्रोसेस है मियोसिस।
मियोसिस के जरिए भी यूकेरियोटिक सेल में सेल डिवीजन होती है। मियोसिस से एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, 4 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। तो माइटोसिस और मियोसिस दोनों के जरिए यहाँ पर सेल डिवीजन हो सकती है। इसके बाद है रिप्रोडक्शन। यहाँ पर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, प्रोकैरियोट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाई जाती, यानी यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एब्सेंट है। एक सिंगल पेरेंट ही होगा जिससे न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेंगे। जबकि यूकेरियोट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है। यूकेरियोट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है। दो पेरेंट होते हैं, एक मेल और एक फीमेल पेरेंट, जिनसे गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर वो अपनी तादाद बढ़ाते हैं। तो उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पैरामीटर है 16, जो है साइज। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो यूजुअली स्मॉल साइज के होते हैं, और इनका साइज जो है तकरीबन 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर तकरीबन 5 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है। और जो यूकेरियोट्स हैं ये थोड़े लार्ज साइज के होते हैं। तो यूकेरियोट्स में तो जो यूकेरियोट्स हैं इनके पास इनका जो सेल का साइज होगा वो लार्ज होगा। तो यूकेरियोट्स जो है तकरीबन 10 से 100 माइक्रोमीटर के साइज के तक के हो सकते हैं। तो इनके साइज की वेरिएशन वगैरह है। तो ये बहुत सारे डिफरेंसेस वगैरह थे जो हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में देखे। ऊपर इनकी डायग्राम भी है, तो उस डायग्राम को भी हम एक बार देख लेते हैं और ये सारे पॉइंट एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ देखें, हमने इस डायग्राम में ये देखना है। सबसे पहले हमने बात की थी नीचे, हमने बात की थी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कंपैरिजन में न्यूक्लियस की। तो अगर इस डायग्राम में गौर से देखेंगे तो इस डायग्राम में हमें कहीं भी न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। इसकी सारी लेबलिंग के कहीं भी न्यूक्लियस नहीं होगा। जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक सेंटर में एक राउंड बॉडी है जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। तो यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, नहीं पाया जाता। दूसरा, इसी जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें जेनेटिक मटेरियल एक खास रीजन में मौजूद है। ये जो रीजन है जहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है यहाँ पर, वो रीजन जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। तो पहला डिफरेंस जो हमने यहाँ देखा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कंपैरिजन में, हमने देखा कि न्यूक्लियस जो ब्रेन ऑफ द सेल है ये हमारे पास एब्सेंट है। प्रोकैरियोट में हमने देखा ऊपर, लेकिन न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है जहां पर जीनोम है, जेनेटिक मटेरियल है। यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर प्रेजेंट है, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो न्यूक्लियस जो होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन यहाँ पर अगर गौर से देखोगे, यहाँ पर इसकी डबल मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन है। बाकी न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर हम देखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट हम देखा था न्यूक्लियोलस, इसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोलस हम कहते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर एक राउंड बॉडी है, ये नजर आ रही है राउंड बॉडी, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस, यहाँ पे राइबोसोम्स वगैरह की सिंथेसिस होती है, राइबोसोम वगैरह बनते हैं यहाँ पर। तो न्यूक्लियोलस यहाँ प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पर क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियोलस इसके अंदर एब्सेंट होगा, नहीं पाया जाता। फिर न्यूक्लियस के अंदर का जो पोर्शन है, ये अंदर वाला जो पोर्शन है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट होगा। तो ये जो शुरू के 3 पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स कुछ इसी तरह से थे कि दूसरा और तीसरा भी हमने देखा कि न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियोलस राउंड बॉडी जो इनसाइड द न्यूक्लियस है, इसमें एब्सेंट है और इसमें प्रेजेंट थी यूकैरियोटिक सेल में। न्यूक्लियोप्लाज्म एक में एब्सेंट है, दूसरे में प्रेजेंट है, ये भी हमने देख लिया। फिर इसके बाद है डीएनए। डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल जो होता है प्रोकैरियोट में सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम है, प्लस एक्स्ट्रा प्लाज्मिड भी हो सकता है। और हमारे पास यानी यूकैरियोटिक के पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम पाया जाता है। तो हम इस डायग्राम में देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें ये जो जेनेटिक मटेरियल है जीनोम है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होगा, ये डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड होगा। और जबकि यहाँ पर इसमें हमें देखने को मिलेगा ये क्रोमेटिन देखने को मिलता है, क्रोमेटिन, जिससे फिर बाद में बनते हैं क्रोमोसोम, इस तरह के एक्स शेप के स्ट्रक्चर्स। तो एक्स शेप के डबल वो होते हैं, डबल स्टैंड होते हैं, एक स्टैंड ये रही, दूसरी स्टैंड ये रही।
तो डबल स्टैंड वाले स्ट्रक्चर क्रोमोसोम पाए जाते हैं इसके पास, यूकैरियोटिक सेल के पास। प्रोकैरियोटिक सेल के पास सिंगल डीएनए, ये सिंगल डीएनए यूं कॉइल हो रहा है आगे। अच्छा, इसके पास एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए भी होता है, राउंड सा डीएनए, इसे हम कहते हैं प्लाज्मिड, जो यहाँ बना हुआ नहीं है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए जो इसके पास प्रेजेंट होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है डीएनए हो गया, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन हमने बात की थी कि जो डीएनए है, ये डीएनए अगर है, डीएनए एक प्रोटीन के अराउंड कॉइलिंग करता है, यहाँ पर एक प्रोटीन होता है इनके दरमियान में, ये जो प्रोटीन है ये कहलाता है हिस्टोन प्रोटीन। अब क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है वो इस तरह का है, सिंगल स्ट्रैंडेड, तो इसकी कॉइलिंग वगैरह ज्यादा होती नहीं है, तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। यूकैरियोट्स में जो डीएनए है, डीएनए मजीद कॉइलिंग करता है, बार बार कॉइलिंग करता है, तब जाके उससे क्या बनते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्रोमोसोम इस डीएनए से ही बनते हैं, इसकी मजीद इसकी फर्दर कॉइलिंग से। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वो प्रेजेंट होगा, जो डीएनए की कॉइलिंग में हेल्प करेगा। इसके बाद है जीनोम की लोकेशन, जीनोम लोकेशन। अब जीनोम कहाँ है, यहाँ ऊपर अगर हम डायग्राम में देखते हैं, तो ये जो इस डायग्राम में ये जो सारा इसका रेड पिंकिश पोर्शन है, ये सारा जिसका पोर्शन है ये कहलाता है इसका साइटोप्लाज्म। ये इसका है यहाँ पर साइटोप्लाज्म, ये वाला जो रीजन है ये कहलाएगा इसका साइटोप्लाज्म। इसका ये वाला हिस्सा साइटोप्लाज्म है, और ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर का हिस्सा ये न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जबकि यहाँ पर कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड में मौजूद है, लेकिन है साइटोप्लाज्म में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये रहा न्यूक्लियस की जीनोम की जो लोकेशन है, जीनोम की लोकेशन कहाँ है, प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोइड वाले रीजन में, और जीनोम की लोकेशन यूकैरियोटिक सेल में कहाँ है, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर की तरफ मौजूद है। अच्छा, जीनोम लोकेशन होगी। इसके बाद है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल अगर ऊपर देखेंगे हम डायग्राम में, यहाँ पर इसमें सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मौजूद हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, पेरोक्सिसोम मौजूद है, वैक्यूल्स मौजूद हैं, लाइसोसोम मौजूद है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये सारे मिलके साइटोस्केलेटन बनाते हैं, ये तीनों मिलके। तो साइटोस्केलेटन मौजूद है यहाँ पर। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में मौजूद है। फिर इसके अलावा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा यहाँ पर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो दोनों टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर इस डायग्राम में अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये सारे स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर सारे स्ट्रक्चर नहीं, यहाँ पर सिर्फ ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग एक होती है, मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं म्यूजोसोम, ये वाले स्ट्रक्चर को यहाँ बना हुआ नहीं है, म्यूजोसोम्स, जहाँ पर सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा। सही है, सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा जहाँ पर, तो वो यहाँ प्रेजेंट होती है। अच्छा, इसके बाद हमने नेक्स्ट जो देखा था पॉइंट नंबर 6, 7, 7 जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ये हो गया। 7 के बाद है हमारे पास 8 पे है राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स की बात करते हैं। राइबोसोम्स हमने ऊपर देखे थे, राइबोसोम्स जो हैं प्रेजेंट दोनों में है, ये राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट, इसमें भी है, इसमें भी है, राइबोसोम्स दोनों में मौजूद हैं। राइबोसोम वहां भी हैं और यहाँ भी हैं राइबोसोम्स। ऊपर डायग्राम में देखते हैं, राइबोसोम्स जो हैं प्रेजेंट दोनों में है, राइबोसोम्स यहाँ भी हैं, राइबोसोम्स यहाँ भी हैं। लेकिन इसके जो राइबोसोम्स हैं वो स्मॉल साइज के होंगे, उनके दो सब यूनिट होंगे। एक बड़ा वाला जो सब यूनिट होगा वो कहलाएगा 50s, और छोटा सब यूनिट होगा 30s, और दोनों को मिला के ये कहलाते हैं 50 और 30 मिला के 80 होता है, लेकिन यहाँ पर 70s बनेगा, जो हमने बात की थी कि सेगमेंटेशन कोशेंट है ये। तो यहाँ पर ये 70s राइबोसोम्स होंगे, और यहाँ पर जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं, इसमें जो राइबोसोम्स होंगे, ये राइबोसोम्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्स हैं, इनके साथ भी अटैच होगा और फ्रीली भी यहाँ पर घूम सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे राइबोसोम्स के मटेरियल हो सकते हैं। तो ये जो राइबोसोम्स होंगे, राइबोसोम्स ये सारे क्या होंगे, 80s राइबोसोम्स होंगे। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है इसके पास 70s राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने राइबोसोम्स होते हैं अंदर। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स है ये 70s राइबोसोम्स ही कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, 70s राइबोसोम्स।
तो जो हमने लिखा था यहाँ पर राइबोसोम्स में, तो राइबोसोम्स जो यूकेरियोटिक राइबोसोम होता है वो होता तो एटीएस है, लेकिन यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो यूकेरियोटिक सेल है, यूकेरियोटिक सेल ऑल्सो कंटेन, यूकेरियोटिक सेल में 70s राइबोसोम्स भी होते हैं। और ये 70s राइबोसोम्स कहाँ होते हैं यूकेरियोटिक सेल में? यूकेरियोटिक सेल में स्ट्रक्चर है जो कहलाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो राइबोसोम्स 70s राइबोसोम्स है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट के पास भी जो राइबोसोम्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? 70s राइबोसोम्स होते हैं। तो इनके पास 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं यूकेरियोटिक सेल के पास। एटीएस तो मेन इसके राइबोसोम है, लेकिन साथ साथ 70s राइबोसोम भी होते हैं। इसके बाद सेल वॉल है, कैप्सूल है, सेल वॉल और कैप्सूल। ऊपर हम देखते हैं ये, तो जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पर हमने बात की थी, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में आउटर एक कवरिंग पाई जाती है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं, और सेल वॉल भी प्रेजेंट है। जबकि यूकेरियोटिक सेल में ये एनिमल सेल बना हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पर सेल वॉल नहीं होगी, यहाँ पर सेल वॉल नहीं होती। सही है, सेल वॉल नहीं होगी। तो यहाँ पर तो 8 पॉइंट हमने देखा था, 8 में राइबोसोम्स, 9, 8 8 के बाद, अच्छा 8 के बाद ये 9 है। सही, इसे 9 कर लो। तो जो 9 हमने की थी, 9 नंबर पे वो है सेल वॉल। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास, अच्छा सेल वॉल जो हमने बात की थी, सेल वॉल प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती है सेल वॉल, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है सेल वॉल। सॉरी, यहाँ पर इसको सही कर लो, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होगी सेल वॉल, प्रेजेंट होगी। जो किससे मिलकर बनी होती है, हमने बात की थी पेप्टाइडोग्लाइकन से, म्यूरिन से, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मिक्सचर से। इसके अलावा यूकेरियोट्स में एब्सेंट होगी, एनिमल सेल में एब्सेंट होगी यूकेरियोट में, लेकिन प्लांट सेल में और फंजाई सेल में प्रेजेंट होगी, जो सेलुलोज और काइटिन से मिलकर बनी होती है दोनों की। इसके बाद हमने वैसे देखना है कैप्सूल। ऊपर हमने देख लिया आउटर जेलेटिनस कवरिंग है, जो एक में प्रेजेंट है दूसरे में नहीं प्रेजेंट। इसके बाद पिलाई हमने देखा, पिलाई एक में प्रेजेंट है, हेड लाइक पोजिशन एक में नहीं है। फ्लैजिला एक में प्रेजेंट है, एक में नहीं है, लेकिन कुछ स्पर्म वाले सेल्स में होते हैं, स्पर्म सेल्स जो होते हैं उनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, क्योंकि स्पर्म सेल्स जो होते हैं कुछ इस तरह के होते हैं, उनमें एक हेड वाला पोर्शन होता है, फिर इसमें इसका नेक वाला पोर्शन होगा, पीछे जो टेल होती है वो टेल जो होती है एज अ फ्लैजिला काम कर रही होती है। तो स्पर्म सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनाइजेशन जो हमने देखा, ये प्रोकैरियोटिक सेल जो होंगे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होंगे, और जो यूकैरियोटिक सेल है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में हो सकते हैं यूकैरियोटिक सेल। फिर हम देखें सेल डिवीजन, एक में बाइनरी फिजन के जरिए हो रही है और दूसरे में माइटोसिस एंड मियोसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक में एब्सेंट है दूसरे में प्रेजेंट है। साइज की हमने बात कर ली, यहाँ पर एक 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 5, और दूसरा हमारे पास 10 से 100 माइक्रोमीटर तक के साइज के हो सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कंपैरिजन था, ये हमने देख लिया। ये डायग्राम में हमने सारे स्ट्रक्चर्स देख लिए हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके साइटोस्केलेटन बनाते हैं, जो यहाँ प्रेजेंट है यहाँ पर नहीं है साइटोस्केलेटन, जो हम नीचे पॉइंट में लिख चुके हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास कंपैरिजन था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। तो फर्स्ट जो टॉपिक हमने इस चैप्टर में किया था वो हमने किया था इंट्रोडक्शन वाला, ये रहा जो आज यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में फर्स्ट टॉपिक जो हमने किया वो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक किया है। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा सेल बेसिक यूनिट है, सेल के डिफरेंट टाइप्स हैं, सेल के बेसिक कैरेक्टर्स पढ़े, सेल में ये एक्टिविटीज होती हैं, सेल की डिस्कवरी में डिफरेंट साइंटिस्ट का रोल हमने किया। फिर सेल थ्योरी हमने देखी, फिर इसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पे जो डिफरेंशिएट करना था, इन दोनों को कंपेयर करना था, वो हमने यहाँ पर कंपेयर कर लिया। डिफरेंट अलग अलग पैरामीटर्स पे हमने कंपेयर कर लिया। टोटल हमने 16 पैरामीटर्स पे इसे कवर किया है। 8 सेल वॉल, हाँ ये सारे 7 8 9 सही, सारे सही। फर्स्ट हमने न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एक में एब्सेंट दूसरे में प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस एक में एब्सेंट दूसरे में प्रेजेंट, न्यूक्लियोप्लाज्म पहले में यानी प्रोकैरियोट में एब्सेंट यूकैरियोट में प्रेजेंट, डीएनए जीनोम जेनेटिक मटेरियल एक में सिंगल सर्कुलर और दूसरे में डबल स्टैंडर्ड। तो ऐसे एमसीक्यूज आ सकता है कि विच सेल कंटेन डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम,
तो वहां पर आएगा ऑप्शन में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, तो प्रो यूकैरियोट पे टिक लगाना है, यूकैरियोटिक सेल पे। विच सेल कंटेन हिस्टोन प्रोटीन, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है वो है यूकैरियोटिक सेल। विच सेल डज नॉट कंटेन हिस्टोन प्रोटीन, उसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। जीनोम की लोकेशन याद रखना, जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक जीनोम इज फाउंड इन, जो प्रोकैरियोट का जीनोम है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड में, और न्यूक्लियोइड कहाँ है, साइटोप्लाज्म में। और यूकैरियोट का जो राइबोसोम और न्यूक्लियोइड में जो जीनोम है वो कहाँ होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म में। फिर हमने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहाँ पर देखी, ये साइटोस्केलेटन की हमने बात की थी। साइटोस्केलेटन एक में एब्सेंट है और दूसरे वाले में साइटोस्केलेटन जो है प्रेजेंट होगा, जो ऊपर हमने देखा 3 प्रोटीन से मिलकर बना होता है। फिर राइबोसोम्स की बात की हमने, सेल वॉल, कैप्सूल, पिलाए, फ्लैजिला, सेल डिवीजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और साइज। तो हमने 16 डिफरेंट पैरामीटर्स पे यहाँ पर हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को कंपेयर कर लिया है।